नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। किसान आंदोलन को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई को टाल दिया और मामले को फिलहाल वेकेशन बेंच को भेज दिया गया है। अब इस मामले पर अगले हफ्ते से सुनवाई होगी, लेकिन जो आज सुनवाई हुई है इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही, और वो क्या बड़ी बातें हैं वो अब आपके स्क्रीन पर आएंगी। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कृषि कानूनों को होल्ड करने पर सरकार विचार करे। ये बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। कहा कि जब तक बातचीत चल रही है तब तक क्या सरकार कृषि कानूनों को होल्ड कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज किसानों के लिए भी था कि दिल्ली अगर ब्लॉक करेंगे, सड़कों पर यूं जमा रहेंगे तो ऐसे लोग भूखे हो जाएंगे, प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, नतीजा नहीं निकलेगा। ये बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने आज की हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से भी कई बड़ी बातें कही गई। सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसानों को रास्ते से हटाया जाए, जिससे लोगों को फ्री मूवमेंट का रास्ता मिल सके। लेकिन जो दो बड़ी बातें आज हुई है वो एक ये है कि कृषि कानूनों को होल्ड करने पर विचार करें। ये एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सरकार से सवाल पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कृषि कानूनों को होल्ड किया जा सकता है। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि प्रदर्शन का तरीका क्या किसान बदलेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर हमने स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव से बातचीत की है। योगेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये जो मसला है, जो किसान आंदोलन है या सरकार और किसान के बीच जो टकराव चल रहा है, इसे सिर्फ सरकार और किसान ही बैठकर दूर कर सकते हैं, तो उसे समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं योगेंद्र जी, जो आज 5वां दिन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं पूरे इस आंदोलन को? आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देश के आंदोलन का 21 दिन हो गया है। हमारे यहाँ पे बॉर्डर का 5वां दिन है। धीरे धीरे जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, हर दिन नए साथी आ रहे हैं। गुजरात से एक नहीं 5-6 टीम्स आ गई हैं, अलग अलग तरीके से आ रही हैं। उनके लिए विशेष धन्यवाद। इतना दूर से आए हैं और इतनी ठंड, इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर आके बैठे हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। राजस्थान के कोने कोने से तो आ ही रहे हैं। राजस्थान अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, इधर से तो किसानों का तांता लगा हुआ है। हरियाणा के किसानों को भी अब पुलिस को चकमा दे के आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी आना आरंभ हो चुका है। तो धीरे धीरे ये तांता बनता जा रहा है, आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। और जैसे मैंने बार बार कहा, सरकार सोचती है आंदोलन लंबा चलेगा, किसान थक जाएंगे। सरकार ये नहीं सोचती आंदोलन लंबा चला तो और किसान इसमें जुड़ जाएंगे। ये सरकार के लिए हर दिन महंगा सौदा होता जा रहा है। कमेटी के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्या लगता है कुछ नतीजे पर पहुंच पाएंगे, बात बनेगी? एक्सपर्ट कमेटी के विचार को तो पहले दिन किसान खारिज कर चुके हैं। ये तो 1 दिसंबर को ही सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि एक्सपर्ट कमेटी बनाओ। किसानों ने कहा था कि नहीं, ऐसी किसी कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो बात 15 दिन पहले खारिज हो चुकी है उसको क्यों विचार कर रहा है। मैं तो हैरान हूं। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? क्योंकि सिंधु बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर और उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर, तमाम जगह किसान अब डटे हुए हैं। क्या लगता है अगर सरकार का यही रुख रहा तो आगे फिर क्या रणनीति रहेगी? रणनीति सरकार को बनानी है। हम तो बैठे हुए हैं, चारों दिशाओं से किसान की आवाज गूंजे और पूरे देश तक पहुंचे, हमारी तो ये रणनीति है। उसके बाद सरकार को तिकड़म, चालाकियां, रणनीति, कानूनी दांवपेच सब सरकार को करने हैं। हमारा तो बड़ा सिंपल रणनीति है कि हम चारों दिशाओं से बैठ के किसानों की आवाज को गुंजाएंगे। तो ये योगेंद्र यादव थे और कोशिश यही है किसानों की कि सरकार अपने रुख में बदलाव लाए, और साफ कर दिया है कि सरकार अगर ये सोचती है कि वो जितना लंबा ये आंदोलन जाएगा किसान थक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान थकेगा नहीं, किसान और जुड़ेगा। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर बॉर्डर। तो एक और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को ये तीनों कृषि बिल वापस करने पड़ेंगे, वरना हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे, अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। लेकिन दूसरी ओर सरकार की अपनी ओर से लगातार कोशिश जारी है और सरकार किसानों के साथ संवाद स्थापित करके इस बिल के फायदे बताने की कोशिश कर रही है। और ये कैसे हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो अब से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की थी। जब वो कच्छ गए थे तो वहां पर सिख किसानों से मिले थे और बताया था कि हम हर शंका का समाधान करने
करने के लिए तैयार हैं। किसान बातचीत के लिए आगे आए, उनकी हर शंका का हम समाधान करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में 16 दिसंबर को एक सभा की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर संदेश दिया कि सरकार किसानों के लिए है और किसी भी तरह की शंका किसानों के मन में अगर है तो बातचीत करे, सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। 16 दिसंबर को रीवा में एक सभा की थी, एक किसान पंचायत की थी, किसानों के बीच पहुंचे थे और जो नए कृषि कानून हैं, इन कानूनों का फायदा बताने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली में एक जनसभा करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने किसानों की जिंदगी बदल दी है और जो नए ये कृषि कानून हैं, ये भी इस दिशा में आगे बहुत अच्छे रहेंगे किसानों के लिए कि उनकी आय दोगुनी होगी। तो तमाम तरीके से सरकार भी अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है कि जो कृषि कानून है, एक तरफ तो विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार इन कृषि कानूनों का फायदा बताने की कोशिश भी लगातार कर रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद लगातार लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री मोदी भी मध्य प्रदेश के किसानों से, करीब 23,000 पंचायतों से एक वर्चुअल संवाद करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कृषि कानून दरअसल किसानों के हक में है। तो सरकार कृषि संवाद का एक कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के बरेली में भी आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, इस बिल को लेकर क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था। पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था, वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। ये फैसला था हमारा। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो कृषि कानून का फायदा बता रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार किसानों के वेलफेयर के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये बिल भी उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अब एक हफ्ते बाद फिर से इस मामले की विंटर बेंच में सुनवाई शुरू होगी। लेकिन जो अभी आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कुछ खास बातें निकल कर आई है, क्योंकि एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया कि जब तक बातचीत किसानों के साथ चल रही है, सरकार इस कृषि बिल को क्या टाल सकती है। तो यही हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या कृषि कानूनों को फिलहाल टालेगी सरकार। जो टकराव बना हुआ है सरकार और किसानों को के बीच में, उसको दूर करने के लिए क्या सरकार ये कदम उठा सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर रास्ता खोलेंगे किसान, क्योंकि ये किसानों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि ठीक है, आप अपने अधिकार के लिए सड़क पर बैठ सकते हैं, लेकिन उससे दूसरे का जीवन अगर प्रभावित होता है तो फिर वो गलत है। क्या सुप्रीम कमेटी से सरकार और किसानों के बीच का विवाद सुलझेगा। यह भी एक सुझाव है सुप्रीम कोर्ट का कि एक कमेटी बनाई जाए, उसमें एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हों, किसान हों, किसानों के नेता हों और फिर एक नया मसौदा तैयार किया जाए कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, 22वां दिन है आज किसानों के इस आंदोलन का, कृषि आंदोलन का, लेकिन सवाल यह है कि सड़कों पर किसान और कितने दिन बैठे रहेंगे, कितने दिन ऐसे ही उनको सर्द रातों में बैठना पड़ेगा सड़कों पर, कैसे जो परेशानी लोगों को हो रही है चलती रहेगी। तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था सुप्रीम कोर्ट में। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जो पूरी हियरिंग चल रही थी, आप उस दौरान मौजूद रहे थे वहां पर, क्या बड़ी बातें, अहम बात निकलकर सामने आई है। एक सबसे बड़ा सुझाव जो सरकार की ओर से दिया गया है, किसानों के लिए भी कहा गया, सरकार के लिए भी कहा गया। सरकार के लिए कहा गया कि भाई आप क्या इस पर विचार कर सकते हैं कि जब तक बातचीत चल रही है किसान आंदोलन को, इस बिल को आप टाल दें। वहीं किसानों के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा कि क्या जब तक हम एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर देते हैं जिसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होंगे, जो किसान और सरकार के साथ मिलकर बात करेंगे और इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तब तक जो 3 नए कृषि कानून हैं क्या सरकार इन्हें होल्ड पर लग सकती है, यानी तब तक उन्हें निष्प्रभावी कर सकती है। तब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में ये कहा कि ये बेहद कठिन है, लेकिन वो सरकार से पूछकर कोर्ट को बताएंगे। दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक किसान संगठन उनके समक्ष नहीं होंगे, यानी जब तक वो किसान संगठन को कोर्ट नहीं सुनेगा, तब तक वो एक्सपर्ट कमेटी का गठन नहीं करेगा। तीसरी है बात, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार के वकील हैं, उनको एक बार फिर कहा कि सभी किसान संगठनों को आप सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सर्व करिए और अगली सुनवाई से पहले इन जो भी किसान ऑर्गेनाइजेशन है ये सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर ये बताएं कि क्या एक्सपर्ट कमेटी बनाने को लेकर ये सोचते हैं। चौथी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, प्रदर्शन करने के अधिकार को हम कर्टेल नहीं कर सकते हैं। पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राइट टू फ्री मूवमेंट, यानी कहीं भी आवागमन की जो सुविधा है वो फ्री होकर चलना, वो भी मौलिक अधिकार है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया। यानी कुल मिलाकर कहें तो जो गेंद है वो एक बार फिर से सरकार और किसान के पाले में है। सरकार को जहां ये बताना है कि क्या वो कुछ समय के लिए 3 नए कानूनों को होल्ड पर डाल सकती है, यानी निष्प्रभावी कर सकती है, वहीं किसान संगठनों को ये बताना है कि क्या एक बार बातचीत करने के लिए जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए कह रहा है उस पर उनकी क्या राय है, और क्या वो कुछ समय के लिए जब तक कमेटी काम कर रही है वो रास्ता खाली कर सकते हैं या नहीं। ये तमाम जो डिटेल्स है वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। आशीष, आज किसानों की तरफ से कोई नहीं आया? देखिए, एक केवल भानु गुट की तरफ से एपी सिंह थे। भानु गुट ने दरअसल कृषि कानून को चुनौती दी है, उसे रद्द करने की मांग की है। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को ये बताया कि जो भानु गुट है वो उस लिस्ट में ही नहीं है जिनके साथ सरकार बातचीत कर रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पूछा कि आखिर वो 8 संगठन कहाँ हैं जिनके हमने नाम कल अपने आदेश में लिखवाए थे, जो याचिकाकर्ता ने दिए थे। तब याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया कि हमने सभी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी माकूल जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल को कहा है कि आप सभी किसान संगठनों को नोटिस सर्व करिए और वो जवाब दाखिल करें सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले कि आखिर जो कमेटी बनाना है, कमेटी बनाने को लेकर उनका रुख क्या है। ठीक है आशीष, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। मेरे साथ पैनल में कौन कौन है मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ गुरु प्रकाश जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय तालान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित हैं, किसान नेता हैं, और ये वो किसान हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार से बातचीत जिनकी हुई है। नासिर सलीम हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले गुरु प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। जो सुझाव आज दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार क्या जब तक बातचीत किसानों के साथ चल रही है क्या इन कृषि कानूनों को होल्ड कर सकती है सरकार? हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कोर्ट में ही इस बात से इनकार किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर विचार करें। क्या ऐसा कुछ विचार बन रहा है सरकार का? क्योंकि हम देख रहे हैं गतिरोध बढ़ता जा रहा है, आज 22वां दिन हो गया, पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा ऐसे। तो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों की पुष्टि कर दी जो हम लोग। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, पहले वहां चलते हैं। किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था, इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। 9 महीने तक यह आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तो ये केंद्र सरकार ये ना समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलकर एक भारत माता निर्माण सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था इन तीनों कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें तीनों कानून वापस करवाने हैं, और अंत में अंग्रेजों ने तीनों कानून वापस लिए थे।
मैं सोच रहा था कि भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। आजाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बन के वहां पे बैठा हुआ है। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानूनों का फायदा समझ नहीं आता, तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से, ये फायदा क्या है? वो बता रहे हैं कि आ रहा हूं मैं, उस पर फायदा और नुकसान दोनों, नफा नुकसान बताऊंगा, चिंता ना करो। तो इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। तो एक मिनट, अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी भारत सरकार के इन बिलों के, कृषि बिल के खिलाफ में है, और वो ये दावा करते हैं कि किसानों के साथ खड़े हुए हैं, दिल्ली विधानसभा में उस आंदोलन का जिक्र कर रहे थे जहां पर 123 साल पहले किसानों ने आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल एक तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसको अंग्रेज की संज्ञा देते हुए भी यहां पर नजर आए। खैर, मैं अपनी डिबेट पर वापस लौटता हूं। मैं सवाल था मेरा गुरु प्रकाश जी से। गुरु प्रकाश जी, जो केजरीवाल साहब ने कहा है उस पर मैं रिएक्शन आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुझाव दिया गया है, क्या उस पर सरकार विचार कर सकती है? क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी का जवाब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने बहुत दिन पहले ही दे दिया था। जो इनका ढोंग है, जो इनके दोहरे मापदंड है, ये देश भर के सामने है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन कल से लेकर के आज तक दिया है, वो बेसिकली हम लोगों की बात की पुष्टि हो रही है। हम लोग शुरू से कह रहे थे संवाद से, समन्वय से समाधान निकलेगा। आज भी जो सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो भी बातचीत के लिए लगातार तैयार है। हम लोग चुपचाप काम करने वाले मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है कि आप आंदोलन को होल्ड कर दें और फिर उसके बाद बातचीत करें, तो उससे किसानों में शायद एक भरोसा जगेगा, बातचीत एक और पॉजिटिव दिशा में जा पाएगी। हम लोग तो शांतिपूर्वक काम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो भी किसी के मन में संदेह है, जो भी संशय है, सब बैठ करके, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बने, हम लोग तैयार हैं। देखिए, लोकतंत्र की जो नींव है वो संवाद पे रखी गई है, डायलॉग पे रखी गई है, डिस्कशन पे रखी गई है। जितना डायलॉग होगा, जितना डिस्कशन होगा, उससे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है कि अगर आप होल्ड कर दें कुछ वक्त के लिए, वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप रद्द कर दें, ये सुझाव है कि आप होल्ड करें कुछ वक्त के लिए और फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो शायद जो भी एक गतिरोध बना हुआ है उसमें कुछ नरमी आएगी, वो गतिरोध दूर होगा और एक अच्छे और पॉजिटिव माहौल में बातचीत हो पाए शायद। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज, एक प्रावधान में यदि कोई भी प्रेस करवाना है, कोई बातचीत करनी है, लेकिन उसकी टेबल पे आकर बातचीत करना होगा। नितिन गडकरी जी का आया है, नरेंद्र तोमर जी का आया है, वो एक क्लॉज बाय क्लॉज। अब हम एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्लॉज किसी शब्द में, अल्प विराम में, पूर्ण विराम में कहीं दिक्कत है, उसको भी चेंज करने को तैयार है। आपका एपीएमसी का, एमएसपी का, सिविल कोड का डिसीजन, सब कुछ हम लोगों ने माना है और आगे भी मानेंगे। देखिए, सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, सरकार आप ही हमने चुन करके भेजे वहां पे, आप हमें से भी लोग वहां बैठे हुए हैं, 135 करोड़ लोगों ने चुन करके भेजा है। तो ये सरकार को किसानों के खिलाफ खड़ा क्यों करना? जब समन्वय से, बातचीत से, संवाद से समाधान निकल सकता है, तो वो प्रयास क्यों ना करें हम लोग।
ठीक है, मेरे साथ विजय तालान जी भी हैं, मैं उनके पास चलूंगा, किसान नेता हैं BKU के। विजय तालान जी, एक सुझाव किसानों के लिए भी है कि आप प्रदर्शन करें लेकिन अपना थोड़ा सा तरीका बदल दें। जो रास्ते रुक रहे हैं, जाम हो रहे हैं, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तरीका बदल दें, यह भी एक सुझाव है सुप्रीम कोर्ट का। क्या किसान इस पर राजी हो सकते हैं? आपको लगता है कि ये ठीक रहेगा, होना चाहिए? किसान ने तो पहले से ही रास्ता नहीं रोक रखा है। किसान ने एक भी रास्ता नहीं रोका, किसने रोका है? रोका है, शासन ने रोका है। किसान ने कहा आप देखिए जाकर किसने रोक रखे हैं, आप कोई भी रोड उठाकर देख लीजिए। नहीं, प्रशासन उसके पीछे ये तर्क देता है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में दिल्ली में घुस आएंगे, सड़कों पर अगर आप बैठेंगे वहां पर तो फिर दिल्ली वालों को तब भी परेशानी होगी, इसलिए वो कहते हैं कि हमने बॉर्डर पर रोक रखा है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो ये कह रही है कि ये मुट्ठी भर किसान है, ये किसान ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भेजे गए कुछ तत्व है ऐसे जो असामाजिक तत्व है। तो फिर किसान कैसे ये दोहरी बात कैसे करते हैं? कभी कहते हैं कि ये उनके द्वारा भेजे गए हैं, कभी कहते हैं जब रास्ते बंद बात आती है तो किसान ज्यादा आ जाएगा। ये जब इनका ये कथन है कि मुट्ठी भर किसान है और इनको डर ये भी है कि किसान ज्यादा आ जाएगा, तो ये दो तरह की बातें क्यों? आने देना किसानों को, ये देखना चाहते हैं किसान, हिंदुस्तान के किसान की ताकत को तो देखें। अब जब पूरा हिंदुस्तान का किसान आने के लिए तैयार है तो रास्ते तो नहीं रोके, किसानों ने नहीं रोके रास्ते तो खुद उन्होंने रोक रखे हैं। और रही बात, आप देखें आकर के, आप अपने चैनल्स भेजें, अपने और लोगों को भेजें, जो भी कोई दिक्कत होती है तो हम तो गाड़ी कहीं फंस भी जाती है तो उन गाड़ियों को हम निकालते हैं, स्वयं निकालते हैं। हम अपने बीच में नहीं फंसती कोई गाड़ी, हम तो सबको निकालते हैं, दूध भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। हम रास्ता नहीं रोक रहे, रास्ता तो सरकार रोक रही है। लोगों के रास्ते भी रोक रही है और किसानों के रास्ते भी बाधित कर दिए गए हैं पूर्ण तरह से। विकास, जीवन यापन के रास्ते, सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि कमेटी का सुझाव भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन वो कमेटी शायद एक हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी, उसके बाद जब आप लोगों का पक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस कमेटी पर कोई फैसला होगा। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित भी हैं और सरकार के साथ जो बातचीत होने वाले भारतीय किसान यूनियन किसान हैं उसके सदस्य हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सरकार से ऐसी क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन सरकार को मिला कि आप समर्थन में हैं इस बिल के, और आपको लग रहा है कि ये बिल किसानों के हित में है, फेवर में है, किसानों को की आय को आगे बढ़ाएगा? हमने किसानों के सारे अध्ययन किया जो सरकार ने बिल किया है, उसके अंदर जी हमने अपनी 6 मांगों को सरकार के सामने रखा। ठीक, और जिन 6 मांगों के अंदर हमारा बिजली का विषय भी था, MSP का विषय भी था, और ऐसे महत्वपूर्ण मंडी को लेकर के भी विषय था, और किसान की अल्टीमेटली चीजों के साथ विषय था। हमारा डर ये भी था कि भाई कहीं हमारी जमीन पर कहीं कोई ब्यूरोक्रेट आकर के, कोई बड़े उद्योगपति आकर के कब्जा तो नहीं कर लेंगे, ये हमारे मन में था। और ये जो मेरे मन का डर है वो मेरा ही नहीं है, सारे देश का डर है। जब हमने इस विषय को मंत्री महोदय के सामने रखा तो उन्होंने बड़ी तसल्ली से सुना, और सुनने के बाद में एक एक बात का उन्होंने हमारे को उत्तर भी दिया, और देने के बाद हमें लगा कि हम इनकी बात से संतुष्ट हो रहे हैं जी। उन्होंने, जो मेरे मन में प्रश्न था कि भाई बिजली को लेकर के, जिस समय पर धान की फसल आती है उस समय बिजली ज्यादा चाहिए, लेकिन आपने एक निश्चित घंटे कर दिए हैं। गेहूं में, बाजरे में अलग अलग समय पर अलग अलग बिजली चाहिए, उस समय हमारे को 14 घंटे से ज्यादा बिजली चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे 10 ही घंटे मिलेगी। ऐसे ही काम ने मूल्य को लेकर के उसके बारे में बात करी, मंडी समितियों के बारे में बात करी। तो उन्होंने जो विषय रखे और उसके बाद में जो हमने सारा अध्ययन किया, तो अपने को लगा कि ये विषय सरकार मानने के लिए तैयार है, तो सरकार के साथ, क्योंकि हम सरकार से अलग होकर तो नहीं जा सकते। हम 70% से अधिक आबादी है हमारी, हम लोगों की, किसानों की, लेकिन फिर भी हमारी तो सरकार है। या तो सरकार और हम अलग अलग हों, हमने ही तो चुनकर भेजा है, तो हमारी बात उन्हें माननी चाहिए और हमारी कठिनाइयों को उन्हें दूर करना चाहिए। और उन्होंने बात करी, इस बात पर मैंने और हमारी पूरी यूनियन है उसने समर्थन किया। यानी कि आप आश्वस्त हैं, आप आश्वस्त हैं, आपकी जो बातचीत हुई सरकार से, कृषि मंत्री से, उसके बाद आप आश्वस्त हैं कि ये जो बिल हैं ये किसानों के लिए ठीक है, अच्छे हैं, इस चीज को लेकर आप आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल, हम आश्वस्त हैं। और इसमें ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपकी सीधी बातचीत भी कराऊंगा विजय तालान जी से कि आप उनको भी समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जो बात आपको समझ में आई है। लेकिन मैं इस वक्त चल रहा हूं अभी नासिर सलीम साहब के पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नासिर सलीम साहब, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी सुझाव है कि एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी बिल्कुल निष्पक्ष हो, वो स्वतंत्र हो, और वो कमेटी किसानों से भी बातचीत करे, उनका भी पक्ष सुने,
कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या चीज चाहते हैं, वो कमेटी सरकार से भी बातचीत करे और फिर उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स दे। हालांकि इस पर अभी फाइनल फैसला होना बाकी है। आपको लगता है कि इस तरह की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी जो है इस गतिरोध को दूर कर पाएगी? सरोज जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो बहुत ही अहम है और उन्होंने आज स्पष्ट कर दिया कि कमेटी बैठाई जाए, बस निष्पक्ष होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जो भी कमेटी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि उसमें ऐसे लोग जो कि कृषि को जानते समझते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स शामिल हों, किसान जो विरोध कर रहे हैं वो किसान शामिल हों, सरकार के कुछ लोग वो शामिल हों और फिर एक फाइंडिंग्स निकाली जाए, तो मुझे लगता है शायद बेहतर एक रिजल्ट मिल पाए। रोहित जी, मेरा वही अगला पॉइंट था कि ये जो कमेटी है, इसके जो मेंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए जो जमीनी तौर से इस आंदोलन से और जो किसान के जो मुद्दे हैं और जो भ्रम फैलाया जा रहा है बार बार, मैं आपको बता दूं, मिथ आफ्टर मिथ, भ्रम पे भ्रम फैलाया जा रहा है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है और कहना है, हम इसका स्वागत करते हैं, मगर मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो कमेटी है वो बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करे और हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे हर हालत में। मगर रिक्वेस्ट यही है और हमारी तरफ से पार्टी का ये कहना है कि कमेटी वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, एक बहुत ही बैलेंस्ड कमेटी होनी चाहिए जिसका आउटपुट जो है इतना बैलेंस्ड हो कि वो एक तरफ सरकार की सुने, क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते कि इस पे कोई पॉलिटिक्स किया जाए। हमारी पार्टी का ये कहना है, बार बार हम रिपीटेडली हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे यही बोले जा रहे हैं कि एपीएमसी का मुद्दा जो है बार बार उठाया है, उसको आप और स्ट्रॉन्ग करिए। एपीएमसी को आप टेक्नोलॉजी से जोड़िए, एपीएमसी को आप और तगड़ा बनाइए ताकि किसान जो हैं, और हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर एसआईटी कमेटी, ये जो कमेटी बैठाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है रोहित जी, और पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो इन सारी चीजों को संज्ञान में रख के आगे इसका एक हल निकालना चाहेगी। और यही हम भी चाहते हैं, समाजवादी पार्टी भी चाहती है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन से किसी का फायदा नहीं हुआ, इस आंदोलन से इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ रही है। बिल्कुल, अभी पिछले दिनों एसोचैम की और सीआईआई की रिपोर्ट थी कि रोज 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक आप बात ये कह रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हर चीज पर बारीक नजर रखते हैं। प्रेम कुमार जी, आपकी नजर में अभी क्या इसका एक संभावित सोल्यूशन दिख रहा है? जो चीजें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुझाई गई हैं, आपको लगता है कि उनके जरिए इस आंदोलन को कोई एक दिशा मिलेगी कम से कम, कि आंदोलन खत्म हो, गतिरोध खत्म हो और किसान भी खुश हो, अपने खेत में लौटें, खेती किसानी करें अपना? सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में जो उन्होंने विशेषज्ञ समिति की बात कही है, अगर केंद्र सरकार ने जो हमारे प्रावधान है संविधान में, उसी समय कानून लाए जाते वक्त इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा होता, तो यही तो प्रावधान है। सरकार ने इस चीज का उल्लंघन किया, जल्दबाजी में बिल पास किए, और आज सुप्रीम कोर्ट जब विशेषज्ञ समिति बनाने की बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने जो गलती की है उसकी ओर इशारा है। ये काम अगर सरकार कर लेती तो आज विशेषज्ञ समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? बिल्कुल, एक बात। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो रहा है, ये अपने आप में सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है कि 22 दिन आंदोलन चल रहा है, सरकार के साथ संवाद हो रहा है, लेकिन संवाद नहीं हो रहा है, बातचीत हो रही है, संवाद नहीं हो रहा है। और हम वार्ता होने से पहले इस बात को जानते हैं कि वार्ता बेनतीजा खत्म होने वाली है, तो आखिर कैसा संवाद हो रहा है? इसके अलावा आंदोलनकारियों को डिफेम किया जाना, अब 22 दिन लंबा चलना, और आंदोलन से हम कहते हैं कि नुकसान हो रहा है। आंदोलन से हमेशा नुकसान ही होता है, लेकिन आंदोलन रचनात्मक परिणाम लाने के लिए होता है, और आंदोलन ना हो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे कोई भी सरकार हो। आज सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने थे। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि दिल्ली के सरकार के जो वकील हैं वो किसानों का पक्ष ले रहे हैं। अरे किसानों का पक्ष लेना क्या गुनाह है इस देश में? किसानों का पक्ष तो केंद्र सरकार को भी लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी लेना चाहिए, विपक्ष के दूसरे तमाम किसान संगठनों को भी लेना चाहिए। किसान अगर उनका पक्ष नहीं लिया जाए, उनकी पैरोकारी नहीं की जाए, तो फिर हम राजनीति किस बात के लिए कर रहे हैं? देश की अधिसंख्य आबादी कृषि से जुड़ी हुई है,
किसानों से इस देश की का बहुत बड़ा श्रम भी जुड़ा हुआ है। जीडीपी में ठीक है, बिल्कुल बहुत बेहतर बात आप कह रहे हैं प्रेम कुमार जी की जो संवाद हो वो कम से कम ऐसा हो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उसका कम से कम एक नतीजा, एक रिजल्ट तो कम से कम सामने नजर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि बिल की कॉपी फाड़ी है। कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी नाराजगी जाहिर करती रही है और एक बार फिर से कृषि बिल को फाड़कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि कानून तो सरकार को वापस लेने ही होंगे। अंग्रेजों को भी कानून वापस लेने पड़े थे, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में। मोदी सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अरविंद केजरीवाल इस जो बिल है, कृषि बिल है, उसको विधानसभा में लहरा रहे थे और उसके बाद कैसे बिल की कॉपी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में फाड़ी और फिर जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, एक तरह से उसको अंग्रेजों की संज्ञा दी है कि 123 साल पहले जो आंदोलन हुआ था तब भी अंग्रेजों को कानून वापस लेने पड़े थे और इस सरकार को भी कानून वापस लेने पड़ेंगे। पैनल की ओर बढ़ रहा हूं, मैं सीधा चल रहा हूं गुरु प्रकाश जी के पास। गुरु प्रकाश जी, हम लोग एक बात कर रहे हैं, आप लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं, उसमें मीडिया का भी एक प्रयास रहता है कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकल जाए। ये बातचीत देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि ये बात सरकार और किसानों के बीच की बात है और किसान भी यही कहता है कि एक तरफ किसान है, एक तरफ सरकार है, हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, गतिरोध को दूर कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होंगी तो मुझे लगता है प्रोवोक करने वाली चीजें होंगी। विधानसभा में बिल की कॉपी फाड़ना, सरकार को कानून वापस लेने होंगे। ठीक है, आप किसानों का हितैषी खुद को दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह से चीजें आप करेंगे तो प्रोवोक करेंगे। इससे बेहतर होगा कि आप समझाने में, बातचीत करने में कुछ योगदान दे पाते। देखिए, हाँ रोहित जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने और इनको हम लोग सीरियसली लेते नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी पिछले दिनों देश में गोवा, असम, राजस्थान, हैदराबाद और केरल में स्थानीय चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में जनादेश हमें प्राप्त हुआ है, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। देश भर में लोग हमें आगे बढ़ के समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी मैंने जिक्र भी किया आपसे कल किस प्रकार गन्ना किसानों के लिए 3500 करोड़ रुपए की योजना सरकार लेकर के आई है, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने वाला है। हम लोगों की चिंता क्या है? हम लोग चाहते हैं अंत्योदय, हर खेत में पानी, हर हाथ को काम, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। अब जिन लोगों के लिए, जिस विपक्ष पार्टी के लिए सुरजेवाला बड़े जमींदार बड़े किसान हो, भूपेंद्र सिंह बड़े जमींदार बड़े किसान हो, वो लोग करते रहे अपनी बात और किसानों के कंधे पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए जहां तक अरविंद जी की बात है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उनका जवाब बड़ा ही माकूल तरीके से दिया था। मैं अपने पहले एक पैनलिस्ट की बातों को सुन रहा था और बड़ी सही बात उन्होंने कही। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में वो बिल जाती है जिसमें लंबी चर्चा की आवश्यकता होती है। जहां तक कृषि सुधार की बात है, लगभग दशकों से 25-30 साल से कृषि सुधार पे बातचीत इस देश में हो रहा है। अब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसको लेकर के आते हैं, चर्चा होती है, लोकसभा राज्यसभा में 4 घंटे की चर्चा होती है। मैं रोहित जी आपके माध्यम से बता दूं कि यूपीए के समय में मिनटों में बिलों को पास किया गया था। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यहाँ पे बात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हम लोग बार बार विनम्रता पूर्वक के आग्रह कर रहे हैं। कमियां हो सकती हैं, हो सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र है, संविधान है, संसद है, सब लोकतंत्र के स्तंभ है। यहाँ लड़ाई नहीं चल रही कि कौन किससे अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट अच्छा है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट जीत गया सुप्रीम कोर्ट से, ये सब लोकतंत्र के स्तंभ है, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। जब किसी कमी रह जाती है इसको पूरा करते हैं। हम लोग अभी भी कह रहे हैं, विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी संदेह है, जो भी संशय है, आइए बैठ करके दूर करें उसको। एमएसपी पे हो, लैंड की बात हो, हर चीज पे, हर मुद्दे पे हम लोग बात करने को तैयार है रोहित भाई। ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि विजय तालान जी को और डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित को स्क्रीन पर रखा जाए और मैं क्योंकि एक वो किसान है जो कि इस बिल के समर्थन में है, एक विरोध में है, धरने पर बैठे हुए हैं। विजय जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं और आप ही के साथी किसान भाई डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित हैं, वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मतलब एक को अच्छाई नजर आ रही है, एक को कमियां नजर आ रही है, ऐसा क्यों? मतलब कहां कंफ्यूजन है इसको लेकर? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है क्या? इसका जवाब तो यही दे सकते हैं कि कैसे इन्हें अच्छाई नजर आ गई। हमारे इनके पास जो चश्मा है भाई उसे हमें भी दे दे, इन्हें जो अच्छा दिख रहा है उसे हमें भी आके बता दें। ये किस तरह से खेती करते हैं और कैसे मुनाफा कमाते हैं और किस तरह से ये जो बिल आए हैं इनके लिए क्या फायदेमंद है। ये आकर के बीच में, हमारे बीच में आकर के बैठे, एक अपना भी टेंट लगा ले, झोपड़ी डाल ले, एक ट्रैक्टर ले आए, बताएं सभी किसानों को कि ये फायदेमंद है। अब इनकी तो ये जाने ये कैसे, इनको क्या, कौन सा फायदा दिख रहा है। अब इसमें तो इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है कि जो ये कह रहे हैं कि मैं भी उसी बात से खुश हो जाऊं। ठीक है डॉक्टर। रही दूसरी बात, जी बोलिए, आप बोलिए। रही दूसरी बात कि जब एक बहुत बड़े वर्ग के लिए कानून बनता है या बनाया जाता है तो उसमें समय लेना चाहिए। जिस तरह से 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल आया था तो उस स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन
सुमित्रा महाजन थी जो विपक्ष में थी, भाजपा की थी और कांग्रेस का शासन का था। उस समय काफी जद्दोजहद हुई। बिल बहुत अच्छा तो नहीं पर अच्छा था, काफी कुछ था जो किसानों की जान बची 117 साल बाद। वो जो 1894 का बिल था 2013 में उसको संशोधन करके लाए उसको, तो उसमें समय लिया गया। अब जब ये एक बहुत बड़े वर्ग के लिए कानून बनाया जा रहा था तो इसमें समय लेना चाहिए था। ये धूममती से आप बैठ करके एक दिन में, और उस समय पर जब देश में कोरोना काल था और ना ही कोई ऐसी आ रही और ना कोई देश पर ऐसी आपदा थी कि कानून बनाया जाना चाहिए था। जब उस समय पर इस कानून को लाए कि जहां विरोध भी नहीं कर सकता था। आज आप देख रहे हैं कि इतने लोगों में, इस भीड़ में, इतने लोगों की भीड़ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान ठंड से जहां 5 डिग्री तापमान हो वहां पर किसान रुका हुआ है और ये कहते हैं कि बनाएंगे, बाद में चर्चा करके बात करेंगे। कमेटी बनती है तो इनके तो बहुत दिन बाद चीजें निकलते हैं। कब तक किसान बैठा रहेगा? इस बात पर तो सबसे पहले चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि किसान कब बैठा रहे आखिरकार। क्यों अपनी मांगों के लेकर कोई, ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि किसान ऐसे बहुत दिन चल रहा था की बातों को समाधान निकालना इन्हें पहले चाहिए था। अब कह रहे हैं ये जो हमारी भाजपा वाले उनको जो फायदा नजर आ रहा है, अभी एक बार ये भी पूछ लो कि भाई अच्छी चीज हमें भी बता जाए। बिल्कुल वही बताएंगे डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित। अब आप बताइए, अब ये कह रहे हैं कि हमको कोई फायदा इसमें नजर नहीं आ रहा है, ये काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, हमको कोई इसमें फायदा, कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। अब आपको जो अच्छाई नजर आ रही है, आपके किसान भाई हैं, आप समझाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद कुछ कम्युनिकेशन बने। नियमों को अच्छी तरह से पढ़ा है, कानूनों को, और पढ़ने के बाद में जब उसको समझा तब मुझे अपनी पुरानी चीजें याद आने लगी और उसमें ये याद आने लगी कि मैं अपने गांव से छोड़ करके शहर की तरफ चला था क्योंकि मेरे पास जमीन बहुत है, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी उसमें से इनकम जनरेट नहीं कर पाए। आलू बिकता था तो 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो बिकता था और आज भी 6 रुपए किलो बिक जाता है। और कभी कभी तो ट्रक के ट्रक हमें बाहर ही फेंक के आने पड़ते थे, तो हम हमारे फटे पजामा ही रहता था। तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा गांव के लोग बाहर निकल गए। अब जब यहाँ आने के बाद मैंने अपनी छोटी सी चीज को अपने मोबाइल पर ऐसे डाला और डालने के बाद जब उसको सेल करना चाहा तो मेरे को उससे ज्यादा इनकम आने लगी। मैं छोटा सा स्थान दिल्ली में आके लिया, उसमें से मैं ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा। मेरे वहां एकड़ों जमीन है, लेकिन मैं यहाँ आकर छोटी जमीन से अपने को वो कर रहा हूँ ग्रो, और मैं कई एकड़ जमीन होने के बाद भी ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो विधान मुझे इसके अंदर अच्छा लगा, सरकार ने कहा कि भैया आप अपने प्रोडक्ट को आप कहीं भी किसी भी जगह बेच सकते हो, आप बाध्य नहीं हो। बिल्कुल 70% से ज्यादा आबादी देश में किसानों की है। सारे अधिकांश शहर में रहने वाले लोग भी, आधे से ज्यादा लोग गांव से ही आए हैं। अब मैं यहाँ आपको प्रश्न करूंगा और आपके साथ बात पूछूंगा कि भैया यहाँ रहने वाला व्यक्ति अपनी हर चीज की कीमत तय कर सकता है, गांव का किसान अपने खेती के मूल्य की कीमत क्यों नहीं तय कर सकता? जब दुनिया के देशों की हम बराबरी की बात करते हैं, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें और विकसित देशों की बात करें, उनसे ज्यादा लोग हमारे पास हैं, उनसे ज्यादा अच्छी जलवायु हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम आज भी पिछड़े हुए हैं क्योंकि हमारे रेट को तय करती है सरकार। तो अगर सरकार तय करेगी और वहां के लोग, कुछ लोग तय करेंगे, तो हम तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। हमारा किसान, अब आप देख ही रहे ना सड़क पर किस प्रकार के, कितनी कड़ाके की ठंड को भी हमारा किसान झेलने की ताकत रखता है, तेज धूप को हमारी किसान देखने की ताकत रखता है, ताकत है हमारे किसान में, लेकिन किसान का मूल्य नहीं है। आज भी देश गरीब है। यहाँ से अगली बात सुनना, जो अगली फायदे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस पर विजय जी से मैं जवाब ले लेता हूं। विजय जी आप जवाब दीजिए इस पर, क्या आप कहेंगे, क्या टिप्पणी आपकी इस पर? अच्छा है, एक दो बात और मेरी जमीन है और मैं आऊंगा आपके पास। मैं अभी इस पर विजय जी से रिएक्शन ले लेता हूं, छोटी छोटी बात करेंगे, उस पर छोटा छोटा एक रिएक्शन लेंगे ताकि मतलब हमको लगे कि हाँ कि कोई बातचीत एक सही दिशा में जा रही है। बोलिए विजय जी आप। इनका कहना है कि वे, इनके पास कई एकड़ जमीन है और गांव में खेती करते थे इनके पिताजी, उसमें कुछ ग्रो नहीं कर पाए थे, विकास नहीं कर पाए थे, और ये दिल्ली आ गए फटे पजामा, और ये आध्यात्मिक खाते से ही, और अभी तो लागू भी नहीं हुआ है वो चीज। अब लोग आए भी नहीं, प्राइवेट प्लेयर मार्केट में भी नहीं आए हैं। इनका फटा पजामा सूट में कैसे बदल गया? वो इनके पास सूट कैसे आ गया? वो कहां से इन्होंने विकास कर लिया? इस बात का जवाब है इनके पास में कि आते से ही सब कुछ बदल गया। ये जो व्यापारी आएंगे स्वयं सेवा के लिए आएंगे या समाज सेवा के लिए आएंगे? आज तक कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापार वाला व्यक्ति, कोई भी कॉर्पोरेट
किसने समाज सेवा की है जिसने अपनी स्वयं सेवा ना की हो? कोई गिना सकते हैं, बता सकते हैं क्या? जो भी व्यक्ति आएगा, जो व्यापारी आएगा, समाज सेवा के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा मार्केट है। हिंदुस्तान एक पूरे विश्व की 1/5 आबादी हिंदुस्तान के अंदर रहती है, उस पर इन लोगों की निगाहें हैं। लेकिन फिर विजय जी देखिए, ओपन मार्केट है, सब कमाएं, दिक्कत क्या है? अगर किसान को ऑप्शन ज्यादा मिलता है, मंडी के अलावा बाहर ओपन मार्केट मिलता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर उद्योगपति कमा रहा है तो किसान भी उसमें कमाए। जब ऑप्शन सामने खुल जाएंगे किसान के, तो वो उसकी मर्जी होगी ना, जहां बेचे, जैसा बेचे। दिक्कत तब है कि जब हमारा 50 पैसे किलो में आलू बिकता है और 400 रुपए किलो में उसकी चिप्स बिकती है। दिक्कत जब है, दिक्कत तब है कि जब हमारी चीनी 33 रुपए में जाती है, गन्ना हमारा 350 रुपए किलो में क्विंटल में जाता है, और उस चीनी से बने हुए उत्पाद 1800 रुपए और 2400 रुपए किलो जाते हैं। दिक्कत तब है, उस पर कोई वेल लगाया आज तक? आप देखिएगा, जितनी भी आप अच्छी जो कंपनियां हैं, जो बीकानेर है, हल्दीराम है, जो मिठाई बनाती है 2400 रुपए किलो बेचती है मिठाई को। जो चना हमारा बेचता है 45 रुपए और 50 रुपए किलो में, उसकी दाल और उसके दाल से जो है, उसके जो नमकीन है, वो किस रेट में बेचते हैं? जो पेप्सी है, जो कंपनी पेप्सी जो सिर्फ पानी डालकर, चीनी डाल करके उसमें मिला देती है, वो कितने की है? देखिए ना सर, इसको तो देखना होगा ना। इस पर प्रतिबंध किसान पर ही, जो हम कहते हैं। लेकिन बेचने के लिए तो किसान मूल्य तय करेगा ना, यही तो सरकार भी कह रही है कि किसान अपना सामान बेचे, अपना मूल्य तय करे। ये तो आपके ऊपर है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे फसल हो। मानिए मैं 8 एकड़ का किसान हूँ, 8 एकड़ में मेरा 8 चौक 32, जो 8 एकड़ में 4 चौक एक, मेरे पास 100 मतलब 125 क्विंटल गेहूं होता है। उस 125 क्विंटल गेहूं को मैं कहाँ लेकर जाऊं? हैदराबाद जाऊं? बंगाल में कहीं बेचूं? या महाराष्ट्र में कहीं बेचूं? नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही तो है ना कि आपके खेत से आएंगे, लेके जाएंगे, आपको कोई जाना ही नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा किया आपने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या, मैं बता देता हूं सर। जब कंपनी जब आएंगी ना, मुझे अच्छी तरह से इसका ज्ञान है। जब कंपनी आएंगी, आलू का हमारा रेट तय करेंगी, 6 रुपए किलो में रेट तय कर लेंगी, और जब 50 रुपए किलो हो जाएगा तो 6 रुपए किलो में लेंगी, और जब 50 रुपए किलो हो जाएगा तो 6 रुपए किलो में लेंगी वो। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, और जब 50 पैसे किलो या फ्री में आलू हमारा जाएगा ना, तो उसमें वो। लेकिन सर, ये तो फसल टू फसल होगा ना, ये तो फसल टू फसल होगा, फसल टू फसल तय होगा ना ये तो। और ये तो उस टाइम आपके ऊपर है कि आप 6 रुपए भाव तय करें या 10 रुपए तय करें या 15 रुपए तय करें, ये तो आपके ऊपर उस वक्त होगा। सर मेरी बात तो सुन ले, पूरी बात मेरी हो जाए तो फिर जवाब, फिर कई क्वेश्चन मुझसे कर लीजिएगा कि जब 50 पैसे किलो आलू होगा और जब वहां का व्यापारी होगा, तो वो हमसे कहेगा कि इसमें आपका आलू काला है, आपका ये छोटा है, आपका ये बड़ा है, इसमें कटा हुआ है, इसमें ये बहुत सारी नुक्स निकाले, इसमें कीटनाशक ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। तो डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित, जहां तक मेरी समझ ये कहती है, डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित, जहां तक मेरी समझ ये कहती है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो ये है कि आपने शुरुआत में फसल के भाव तय कर लिए, फिर अच्छा बुरा सब उसका, जिसने कॉन्ट्रैक्ट में खरीदा है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट में आपका खेत लिया है। मैं ठीक समझ रहा हूं या नहीं, मुझे बता दीजिए बस। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि जब आप उसने किसी भी बड़े व्यक्ति ने, और अगर मुझसे बात करी, तो अगर मेरी बेशक फसल कैसी भी होने लगे, खराब होने लगे, एक निश्चित पैसे उसको मुझे पे करने ही पड़ेंगे। और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खराब नहीं है, अच्छी है, क्योंकि जब मैं अपने आधार पर बात करता हूं, मार्केट में क्या है, कंपटीशन आनी चाहिए। किसान की खेती में कंपटीशन नहीं आया, इसीलिए किसान मारा गया। देखिए, जिस राज्य में किसान है, मैं कहता हूं, देखो पंजाब और हरियाणा की बात और उत्तर प्रदेश की बात, हम तीनों ही प्रदेश के किसान बेचारे किसान हो गए हैं। अगर मैं देखूं महाराष्ट्र में, मैं देखूं अगर बिहार में और दक्षिण के कुछ राज्यों में देखूं, तो वहां आज किसान प्रगति पर है, क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई है। जिन नियमों की बात, ये आप दोनों की अपनी समझ है, एक पक्ष सहमत है, एक पक्ष सहमत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सहमति बने और ऐसी सहमति बने जिसमें सबका भला हो। नासिर सलीम साहब भी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आप हाथ उठा रहे थे। नासिर साहब, बात कर लीजिए अपनी पूरी। आप जी रोहित जी, नहीं मैंने दोनों पक्ष की बात सुनी, और मैं बस इतना कहना चाहूंगा। देखिए, 2 चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है अभी समझना। पहली चीज ये है कि बड़े किसानों की तो बात ही नहीं हो रही। हमारे देश में 90% ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास 2 एकड़ से जमीन कम है, और उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ना टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बता दूं रोहित जी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बदायूं से आता हूँ, और मैं वहां पे देख के आया हूँ कि जो छोटे किसान हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी का प्रावधान नहीं है, ना सावधान है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, उनके पास 3 किलोमीटर रेडियस से अपने फसल बेचने का कोई प्रयास नहीं है। 3 किलोमीटर के बाहर वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिकल सप्लाई नहीं है उनको देने का अपना फसल जो वो ग्रो करते हैं। और इसीलिए बार बार हम ये
किसी आपके पैनलिस्ट ने बोला भी जो इसके पक्ष में है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अरे तो हम समाजवादी पार्टी शुरू से रोहित जी यही तो कह रही है। नासिर सलीम साहब, ऐसे में वही तो मैं कह रहा हूं ना, ऐसे में ये भी तो एक प्रावधान है ना कि अब आप मत जाइए, किसान न जाए कहीं मंडियों के बाहर 2-2, 4-4, 5 दिन तक जैसे वापस भेजते थे किसानों को, कल आना परसों आना, वो सब मत करो। वो कह रहे हैं कि आएगा जो पति है, जिस भाव में आपका सौदा होता है आपके खेत से फसल काट के ले जाएगा। रोहित जी अगर ऐसा होगा, अगर वो किसान, और इस पर सरकार गारंटी भी दे रही है कि कोई जमीन पर कब्जा किसान का नहीं होगा, गारंटी दे रही है इस पर भी सरकार। मैं आपको बताता हूं, अगर वो अपना प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नहीं बेचता है तो मार्केट फोर्सेस उसकी प्राइस कम हो जाएगी उसी हिसाब से, क्योंकि डिमांड सप्लाई की मार्केट रहेगी। यही हमारे किसान भाई अभी आपको समझा रहे थे कि मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड सप्लाई के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलेगी। और वो एग्जैक्ट, और मैं एक और चीज बता दूं आपको, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। और इस बिल को आपको ये समझना है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और पैनलिस्ट ने हमारे कुछ कहा, मैं आपको बता दूं 1942 में यही लॉ, ये आपका रेप्लिका एक्ट आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में। और आज की डेट में रोहित जी आप खुद देख लीजिए, डेटा है यहाँ पे अवेलेबल कि सबसे ज्यादा सुसाइड यूएसए में किसानों की हो रहे हैं। ठीक है, 75 साल के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ वहां पे। और हम जो है, मैं प्रेम कुमार जी के पास चल रहा हूं। प्रेम कुमार जी, माफी के साथ कि मैं आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया क्योंकि किसानों की बातचीत हो रही थी और हम बातचीत भी उसी मसले पर कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजेशन दिया गया है और ये कहा गया है कि सरकार फिलहाल होल्ड कर ले और फिर किसानों के साथ बातचीत करे, तो क्या इससे एक विश्वास जगेगा किसानों में, गतिरोध कुछ हद तक दूर होगा और एक अच्छे माहौल में बातचीत हो पाएगी? आपको लगता है कि इससे कुछ हद तक सॉल्यूशन निकलेगा अगर सरकार इस पर राजी होती है तो? रोहित जी, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर दिया है सरकार को, डेडलॉक रोकने का एक अवसर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आग्रह को आगे बढ़ाते हुए, किसान भी कह रहे थे कि बिल वापस लो तभी बात करेंगे, चलो वापस नहीं लेते हैं, इसको स्थगित करते हैं और तब बात करते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर है जब सरकार पॉजिटिवली सोच सकती है। दूसरी बात यह है कि रोहित जी, जो आप बहुत अच्छी डिबेट करा रहे थे और उन सहमति बनाने की कोशिश कर रही थी कि जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आए और सहमति बने, ये जो कोशिश आज आप कर रहे हैं, रोहित जी कर रहे हैं इंडिया न्यूज पर, ये कोशिश अगर देश के पैमाने पर पहले की गई होती रोहित जी तो आज इसकी जरूरत पड़ती क्या? ये जो असहमति है, सहमति है, इन बातों को देश को नहीं समझाया गया, इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है कि आपको समझना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। हम अगर उस चर्चा में जाएं तो डिटेल में हो जाएंगे। बहुत अच्छी चर्चा आप कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेके किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। संक्षेप में यह है कि अगर अनाज को होल्ड करने की ताकत किसानों में रहेगी तो वो खरीदार को अपने हिसाब से हैंडल करेगा, और अगर ये ताकत नहीं रहेगी तो बाजार जो है वो किसान को मजबूर करेगा। आज हमारे देश का किसान लाचार है, इसलिए बाजार उसकी बाहें मरोड़ करके, ठीक है, बिल्कुल सारी पिछली बातें भूल जाएं, पॉजिटिव दिशा में हम आगे सोचें और ये सोचें कि किस तरीके से जो गतिरोध है, जो डेडलॉक है, ये खत्म हो, बातचीत वापस शुरू हो और जो किसान सड़कों पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन खत्म करें और जो किसान हैं उनकी बात को सुना जाए, सरकार की से भी किसान बातचीत करें और एक हल निकले इस समस्या का। यही हमारी एक कोशिश थी इस डिबेट के जरिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हुए। नमस्कार।